जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज से हम लोग अपना बीपीएससी टीआरई 4 जो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, उसके बारे में उसकी जो एक सब्जेक्ट है आपका साइंस का, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में, इसमें आपको देखेंगे तो जनरल जो जीके जीएस का पार्ट आता है, कुछ क्वेश्चन उसमें भी साइंस के देखने को मिलते हैं। बाकी जो जूनियर लेवल का उसमें उसमें आपका साइंस का सब्जेक्ट भी मिलता है। बाकी टीजीटी में भी आपको साइंस को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मेरा सारा इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तीनों स्तर को टारगेट करके इसके प्रीवियस ईयर इसके कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आज से ही आपकी ये सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें डेली आपको, अगर अभी तो हो सकता है न्यू ईयर से अभी एक दो दिन थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यूज उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी यहाँ पे क्लासेस रन होती रहती है, सारे एग्जाम्स के, टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग करते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लाइट चैप्टर के बारे में। देखिए बहुत बेसिक, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा लाइट क्या होता है, जिसकी वजह से कोई चीज़ हमें विजिबल होती है, ठीक है ना। जैसे अगर ये पेन है, इस पे लाइट रे, अगर हम प्रकाश इस पे पड़ता है तो ये टकरा करके वापस हमारी आंखों के पे लगता है, जिसकी वजह से कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अब इसमें मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका सबसे पहले टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश के परावर्तन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस एरिया है, ठीक है ना, उस पे अगर कोई भी लाइट अगर गिरती है तो वो टकराने के बाद वापस उधर ही क्षेत्र में चली जाए। मतलब जैसे मान लो एक ये मेरा हाथ है, ये मान लो सरफेस एरिया है, ये बाउंड्री सरफेस की हुई है। अगर प्रकाश की लाइट यहाँ पे आ रही, लाइट इस पे फॉल कर रही है, गिर रही है, तो वापस इधर के माध्यम में रहे, इधर वाले माध्यम में ना आए, तो इसे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक, मान लीजिए ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर है। एक लाइट रे इस पे इस तरह से ट्रांसमिट की, ये आपतित हो गई, ठीक है ना, यहां से टकराने के बाद उधर ही रह गई, मतलब नीचे वाले एरिया में नहीं आई, उस पार ही चली गई, तो इसे बोला जाता है परावर्तन, ठीक है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु है जिनको आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइट रे आती है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। क्या बोलते हो लोग? आपतित किरण। इसको आप लोग बोलते हो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना। देखिए लिखने पे मत जाइए, ऑलरेडी मैं सब कुछ लिखवा रखा हूं, आप लोग बस समझने पे फोकस ज्यादा रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपतित किरण पता चल गया और परावर्तित किरण पता चल गया, ठीक है ना, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अगला तीसरा चीज जो आपका आता है, तीसरी चीज यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लेन सरफेस होता है उसके लंबवत एक लाइन होती है जिसको कि नॉर्मल रेखा बोली जाती है। क्या? नॉर्मल बोली जाती है, ठीक है ना, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ? प्लेन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसमें मुख्य बातें जो याद करने योग्य हैं उनको मैं डिस्कस कर देता हूं। पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्मल वाली लाइन है ये अभिलंब रेखा है और आपतित किरण के बीच का जो ये कोण बन रहा है इसे आई से डिनोट किया जाता है, जिसको कि आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलोगे? आपतन कोण। पूछेगा आपतन कोण किसके किसके बीच में होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण हो गया। सेम इसी तरीके से आपका परावर्तन कोण होता है। वो कौन सा कोण होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ आ गई आप लोगों को, बेसिक चीज क्लियर हो गया। अच्छा, एक दो बातें और याद रखनी है। परावर्तन के कुछ मुख्य नियम है, जो कि दो मुख्य नियम की अगर बात, कई बार क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछ लिया है कि परावर्तन के कुल कितने मुख्य नियम है, तो गिनती में पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि दो मुख्य नियम है, ठीक है ना। जिसमें पहला मुख्य नियम में अगर हम बात करें, पहला क्या होता है, जो ये आपने पढ़ा है, कोण आई, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है, ठीक है ना। तो ये पहला नियम आपको पता हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए तीनों एक ही तल में है, जहां ये रेड जो कर रहा हूं मैं,
तो कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यानी कि नॉर्मल सभी एक ही समतल में होते हैं। बिल्कुल, ये समझ आ गया आपको। तो अगर पूछता है टोटल मुख्य नियम की बात करें तो दो होंगे। पहला नियम क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, एक ही तल पर पाए जाते हैं। ये समझिए। अच्छा, एक चीज ये भी कई बार पूछ लेता है कि अगर जो तल है वो समतल ना दे करके, जैसे ये प्लेन था, प्लेन मिरर था, ये समतल ना दे करके इस तरह से किसी एंगल पे दे दे, तो क्या इनके आपतन कोण और परावर्तन कोण में कोई परिवर्तन होगा? ना जी ना, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पे देखेंगे आप आपतन कोण और परावर्तन, क्योंकि ये एक छोटे से पॉइंट से डिसाइड होता है, ये देखेंगे केवल इतने से ही डिसाइड हो जाएगा। तो पूरा तल कैसा है ये मैटर नहीं करता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक छोटी सी जगह से ही देखोगे ना, इतने में ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस बिंदु से ही पता चल जाएगा कि ये बराबर होते हैं। तो तल कैसा भी देगा आपको पेपर में अगर छाप करके दे देता है, आपको यही मान के चलना है कि हर जगह आपतन कोण परावर्तन के बराबर ही होगा। समझ गए एक बात। चलिए, अब बाकी रिफ्लेक्शन अगर रियल लाइफ में एनसीईआरटी बेस पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखिए ये कंटेंट जो है आपके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों से मिला करके कंटेंट मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। परावर्तन आप लोगों को बेसिक चीजें पता होगी, एनसीईआरटी क्लास में भी मैंने बताया है कि आप लोग पानी में देखते हो कि इमेज उल्टी बनती है, परावर्तन के नियम से होता है, और कुएं में अगर आप झांको तो आपकी इमेज दिखाई देती है, परावर्तन के नियम है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ अपनी कथाएं हैं, जो क्या है उसको जान लो। पहला, जैसे प्लेन मिरर के सामने आप कभी खड़े हो जाते हैं तो आप जितने बड़े होते हैं उतनी ही बड़ी आपकी फोटो बनती है। आप लोग सुबह सुबह शीशा कंघी करते होंगे तो आप देखते होंगे जितने बड़े आप हैं उतनी ही बड़ी इमेज आपकी बनती है, ठीक है। तो ये तो पहला नियम हो गया। जैसे देखिए मोमबत्ती के सामने, आईने के सामने मोमबत्ती रखी है सेम साइज की, तो पहला यही है समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सेम साइज का होता है। दूसरा क्या है, आभासी होता है। तीसरा क्या बात है कि ये सीधा होता है और वस्तु के समान आकार का होता है। और एक मुख्य बात ये है कि ये पार्श्विक होता है। पार्श्विक का क्या मतलब होता है कि जैसे ये मेरा दाहिना हाथ में उठाया हूं, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये बाईं तरफ है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं, जैसे ये लड़का देखिए बायां हाथ उठाया है, फोटो में ऐसा लग रहा है दाहिना उठाया है, तो दायां बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, बायां दाईं तरफ। आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे, इमेज वाले क्वेश्चन देखते होंगे, उसको इसी मेथड पे सॉल्व भी किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ समझ जाते हैं, यहाँ आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर पे। देखिए स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण क्या है, आपके सामने ना इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा गोला ले लिया जाता है कांच का, यानी कि मतलब शीशे का, मिरर का, उसमें से छोटा सा पार्ट काट करके इस तरह से निकाल लिया जाता है, तो ये अलग एक स्पेस बन जाता है, एक दूसरा ये बन जाता है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के दर्पण का निर्माण करता है। पहला निर्माण होता है आपका कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल मतलब जो बीच में खड्डा होता है, ठीक है ना, आगे अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन आपके बीपीएससी हो गया या फिर अदर कोई एग्जाम की बात करूं, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पूछता है इनका इस्तेमाल से क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या है, जब से नई शिक्षा नीति आई है ना, तब से साइंस की बात हो गई या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसको ना डेली लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को भी उसी तौर पे रखना होगा। कई बार आपको देखने को मिलता होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो किसी किताब में नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो डेली लाइफ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे डेली लाइफ पे बेस्ड इससे क्या क्वेश्चन बनता है, उस पर अगर मैं चर्चा करूं, पहला क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहां कहां होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस्तेमाल आपको याद रखने हैं। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग पहले तो टार्चों में किया जाता है। ये देखिए टार्च में क्या होता है, क्योंकि ये लाइट रे को फैलाने का काम करते हैं, यहां किया जाता है। परावर्तक टेलीस्कोप में किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, डेंटिस्ट जो होता है वो दांतों को देखने के लिए, दांतों में कैविटी वगैरह चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कई न जाने कितनी बार डायरेक्ट एग्जामों में क्वेश्चन बनता है कि डेंटिस्ट जिस दर्पण का इस्तेमाल करता है वो उसका क्या नाम है, तो क्या नाम बताओगे आप लोग, अवतल दर्पण, ठीक है। पूछेगा गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉन्वेक्स का कहां इस्तेमाल होता है, एक चीज ये ध्यान रखना, अवतल जो होता है वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। क्या करता है, अवतल दर्पण छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है,
उत्तल दर्पण जो होता है बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो हमारी गाड़ियों में साइड मिरर लगा होता है, जिसका रेयर व्यू मिरर बोला जाता है, उसमें क्या होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। कैसे? क्योंकि वो बड़ी चीजों के, ट्रक कितना बड़ा होता है लेकिन वो छोटा सा करके दिखा देता है। देखो 25 गाड़ी को यहाँ पे इतने में दिखा दिया इसने, ठीक है ना। तो ये काम होता है उत्तल दर्पण का। तो पूछता है गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में छाप लेनी है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला, अब देखिए हमने परावर्तन की बात कर लिया, रिफ्लेक्शन का। एक इसी का सगा भाई आता है रेफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। परावर्तन तब होता था जैसे कोई रे आई, जिस माध्यम में आई वापस उसी माध्यम में चली गई, तो इसको हमने नाम दिया था परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ माध्यम ऐसे आ जाते हैं जहां पर लाइट रे आती तो है लेकिन वो ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर के लेकिन जाती दूसरे माध्यम में, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है अपवर्तन, ठीक है ना। अगर किताबी लैंग्वेज में ना जाऊं, ऐसे ही आपको याद कराना चाहूं, अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि देखिए दो तरह के माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम का मतलब क्या हो गया? विरल मतलब का होता है कि जिसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो, जैसे एयर का पार्टिकल देखोगे दूर दूर होते हैं। सघन का मतलब थोड़ा सा पास पास, जैसे कांच हो गया, कांच तो सघन होता है ना, उसके पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं, तो ये सघन होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से ट्रेवल करती करते आती है और सघन में एंटर करती है, तो वो ना कठिनाइयों का सामना करती है। अब सोचो, आप पहले हवा में दौड़ते आओ और अचानक से आपको सकरी गली में जाना पड़े या किसी ठोस माध्यम में जाना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? कोई सहारा ढूंढेंगे। तो किरणें के यहाँ किधर सहारा ढूंढने जाती हैं? ये जो अभिलंब वाली लाइन है ना, इसकी तरफ झुक जाती हैं। इसको जाना था ऐसे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई? अभिलंब की तरफ झुक गई। क्यों? क्योंकि ये आसान रास्ते से, विरल रास्ते से कठिन रास्ते में आ गई, सघन रास्ते में आ गई। तो अब किधर की झुक गई है? अभिलंब की तरफ झुक गई। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होगे ना। चलो, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है कब? जब ये विरल से सघन में आती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर ये सघन से विरल में चली जाए, मान लो ये एयर इधर भी है, सघन से अगर ये विरल में जाती है तो इसका उल्टा काम का हो जाता है। क्या हो जाता है? अब ये जिधर जाना था उससे दूर चली जाती है। अब जैसे आप अचानक से स्कूल के, मान लो जब आप पढ़ते थे स्कूल में, वहां से निकले, सकरा मार्ग था, जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकले यूं छतरा जाते हैं, दूर भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो सघन से आप विरल में आ गए। क्लासरूम में उतने छोटे सी जगह में बहुत बच्चे थे, तो आप एकदम सटे हुए थे। जैसे ही जगह मिली आप विरल हो गए, विरल में आ गए मतलब प्लेग्राउंड में आ गए, तो आप दूर भागने लग जाते हो, ठीक है ना। तो वही माध्यम, इसको याद रखना कि जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर भाग जाती हैं, ठीक है ना। ये रहा इसका नियम, ये पढ़ लेना, ठीक है। अपवर्तन के भी सेम वही कुछ नियम से कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है ना, और अभिलंब एक ही समतल पर होते हैं, ये सब हमने बता ही रखा है आपको। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, देखिए इनके बीच जो संबंध होता है उसी को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों को आगे अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा लाइट चैप्टर का, क्योंकि लाइट चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना। चलो, गोली दर्पण में थोड़ा सा और डिस्कस अगर करना चाहूं स्फेरिकल मिरर में, तो देखिए ये दो तरह का होता है। अवतल दर्पण, अवतल का मतलब होता है, देखो अवतल, अवतल मतलब कॉनकेव, कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गुफे वाले से हो, जैसे ये गुफा जैसा बन गया, इधर गुफा है, इधर उभरा हुआ है, ठीक है ना। अगर रिफ्लेक्शन वाला एरिया ये ले लो गुफा वाला, तो उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा, अगर रिफ्लेक्शन वाला मैंने ऊपर की तरफ ले लिया तो इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण बाहर से रिफ्लेक्ट करता है, अवतल दर्पण अंदर वाले पार्ट से करता है। ये बाहर वाले को इसका कलई कर देते हैं, इसका अंदर वाले को कलई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा पहचानना था, ये आपको पता हो गया। एक आपका आ जाता है क्या, दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं। क्या बोलते हो आप लोग? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। ये सिंपल सा फार्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जहां पर f फोकस दूरी होता है, v जो होता है
इमेज की डिस्टेंस होती है, यू होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है ना। ये मैं सेकंड पार्ट में इमेज फॉर्मेशन का चैप्टर लेके आऊंगा, तो वी और यू और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाती है, किधर नेगेटिव ली जाती है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नीचे कौन सी होती है, कब इमेज उल्टी बनती है, सारा डिस्कशन हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक आ गए। अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा लेंस के बारे में, ठीक है ना। लेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूं। पहले तो ये समझ लो, लेंस जो आपको पढ़ने हैं, दो तरीके के लेंस पढ़ने हैं। एक वही सेम चीज जो मिरर में पढ़ा था हमने, यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो बाहर से फूला हुआ, उत्तल। आप इसको ना टच करके भी पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लेंस हो ना, टच करेंगे तो बीच में मोटा दिखाई देगा, किनारे पे पतला दिखाएगा, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ये इसका जो नेचर होता है ना, कन्वर्जिंग नेचर होता है। मतलब जैसे कोई प्रकाश किरणें इस तरीके से आएंगी ना, आएंगी सब इकट्ठा होकर के एक ही जगह कन्वर्ज हो जाएंगी, तो इसी को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस का ही दूसरा नाम होता है उत्तल लेंस। ये क्या काम करता है, सारी प्रकाश किरणों को एक जगह कन्वर्ज करने का काम करता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है, जो अवतल होता है। ये क्या काम करता है, देखिए लाइन रे पैरेलल आ रही, इनको फैलाने का काम करता है। ये देखो अपने ही दिशा से क्या करता है, दूर फैला देता है, तो ये अवतल लेंस का काम होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सारी इसके हिंदी में नाम है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इंग्लिश में नाम है, समझ गए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनाता है हमेशा बीपीएससी, क्या कि जो लेंस की क्षमता होती है उसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है। उसका जो यूनिट होती है लेंस की क्षमता की, वो डायोप्टर होती है। एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है ना, तो ये याद रखोगे। अच्छा, दूसरा, इसे लेंस के फोकल डिस्टेंस, फोकस लेंथ जो फोकल पॉइंट होता है, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा इमेज फॉर्मेशन में। फोकल पॉइंट एफ और उसकी क्षमता पी में, दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या, इनवर्स रिलेशन होता है कि P इज इक्वल टू होता है 1/f या फिर F इज इक्वल टू 1/p बोल देते हैं। ये फोकल लेंथ इन मीटर में होता है, पावर जो होता है इन लेंस की इन डायोप्टर में होता है, ठीक है ना। तो इनका ये रिलेशन याद रखना है, इस पे बेस्ड बीपीएससी न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। चलो लेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गई, आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपका आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, एक जो प्रकाश किरण आती है, पहले व्हाइट लाइट रे जो आती है, अगर कोई भी सफेद श्वेत प्रकाश किरण है, जैसे आप टार्च भी जलाओ ना, आपके पास श्वेत प्रकाश किरण निकलती है व्हाइट कलर की, ठीक है ना। लेकिन जब उसको आप किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है ना, तो प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 रंगों में डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब डिस्पर्स कर देता है, विचलित कर देता है, ठीक है ना। उन रंगों का क्रम जो है उसको आपको पता होना चाहिए। VIBGYOR, विबग्योर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, विबग्योर के नाम से याद किया जाता है, या फिर हिंदी में याद किया जाता है बैनी आह पी नाला, ठीक है ना। मैं देखो लिखने में थोड़ा कम ही ध्यान देता हूं, बैनी आह पी नाला, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको 2 पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे नीचे जो होता है बैगनी रंग का होता है प्रकाश, सबसे ऊपर जो होता है रेड कलर का प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो आप विबग्योर याद कर लो, या आप फिर बैनी आह पी नाला से याद कर लो, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक चीजें समझ आ गई आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, डिस्पर्जन, 7 रंगों में विभक्त हो जाने की क्रिया होती है, ये ध्रुवण की वजह से होती है। देखिए प्रकाश का विभाजन विभिन्न रंगों में होता है, उदाहरण जैसे इंद्रधनुष बनता है तो भी होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे जो डिस्क होती है, जो आप लोग सीडी या डीवीडी में जो प्लेट लगाते हैं ना, उस पे भी आप देखेंगे तो विवर्तन का काम होता है, डिस्पर्जन का काम होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यह गुण प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के कारण होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात आप नोट पॉइंट याद रखोगे क्या, कि जो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, एक चीज याद रखना, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो अधिक विचलित होगा। ये देखो प्रिज्म में, जब प्रिज्म से गुजारोगे तो देखिए बैगनी वाले का तरंग दैर्ध्य कम थी, तो ये विचलन इसका इतना ज्यादा हो गया, ये यहां आ गया। लाल वाले का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो ये कम विचलित हुई, इसका ऊपर ही रह गया, ठीक है ना। तो दोनों इंटर रिलेट करते हैं, इस तरीके से आप बातों को याद रखोगे, ठीक है। क्या याद रखोगे कि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और पर जब ये प्रिज्म से गुजरते हैं तो सबसे अधिक विक्षेपित भी हो जाते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड, तरंग दैर्ध्य कम विक्षेपण ज्यादा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा विक्षेपण कम,
ठीक है ना, इस तरीके से होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो विक्षेपित ज्यादा होता है। एक बात आपको और याद रखनी है, क्या श्वेत प्रकाश बहुरंगी प्रकाश का एक उदाहरण है, यानी कि 7 रंगों से मिलकर के बना है। जो 7 विजिबल होते हैं और भी रंग होते हैं वो विजिबल नहीं होते, 7 आपको ध्यान रखने हैं। और क्या याद रखोगे देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है प्रकाश? एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका पता कैसे पता चलता है? तो ये ध्रुवीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, प्रकाश का जो अनुदैर्ध्य तरंग का विचलन विद्युत चुंबकीय तरंग है ये कैसे प्रदर्शित होता है? तो ये ध्रुवीकरण के माध्यम से प्रदर्शित होता है। ठीक है ना, ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग और देखते होंगे, जो लाल रंग होता है उसको डेंजर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, खतरे के चिन्ह के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत दूर से दिख जाता है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से भाषा यूज करूं तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लंबी होती है, काफी लंबी होती है। ठीक है ना, विचलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को साउंड की जब वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ बताऊंगा, आयाम, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजों पर चर्चा करूंगा मैं। ठीक है ना, फिलहाल ये याद रखना कि लंबी तरंग दैर्ध्य की वजह से लाल रंग का इस्तेमाल खतरे में किया जाता है। तो पूछता है डायरेक्ट, खतरे के चिन्ह में लाल रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो आप क्या बता दोगे? लंबी तरंग दैर्ध्य की वजह से। ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मानव नेत्र से भी क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सा है। इसका मैं एक पूरा चैप्टर ही लूंगा। ठीक है ना, इसको भी मैं इंट्रो करा देता हूं। पूरा मानव चैप्टर आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी में उसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। मानव नेत्र और उसकी देखभाल। तो देखिए, नेत्र के इस तरह से संरचना होती है जिसमें यहाँ पे एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यहाँ ये कार्निया होता है, ये रेटिना होता है जहाँ पे इमेज बनता है। यहाँ से नब्स जुड़ी होती है, प्रकाशिक तंत्र बोलते हैं, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन भेजती है। ठीक है ना, पक्षाप पेशी होता है, और इसको ना कार्निया हो गया, लेंस हो गया। इसको मैं आप लोगों को ना एक चैप्टर लेकर के उसमें डिटेल में दूंगा। ये तो थोड़ा सारांश देना था, इसलिए कंटेंट में आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रकाश का इस्तेमाल की अगर मैं बात करूं, प्रकाश का आधारित उपकरण से, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरबीन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, बहुत जगह पे चीजों को देखने में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसका लेने का एक ही उद्देश्य था कि इसमें मैंने आपको 2 नियम बताए थे। एक नाम से डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि स्नेल्स का नियम क्या है। तो स्नेल्स का नियम होता है, आई जो होता है अपवर्तन कोण, आर जो होता है परावर्तन कोण, इनके बीच एक साइन रिलेशन होता है। क्या? म्यू। वैसे तो यहाँ पे न्यू एन लिखा है, एन इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। इसी को बोला जाता है स्नेल्स का नियम। ठीक है ना, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इतनी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। थोड़ा और नोटिफिकेशन आ जाने दो बीपीएससी की, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा कि सारे क्वेश्चन वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, हर एक टॉपिक। ठीक है ना, तो ये समझ गए स्नेल्स का नियम साइन आई बाई साइन आर होता है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? प्रकाश का विवर्तन और फैलाव, ये मैंने आपको बता ही दिया, इंद्रधनुष वगैरह का एग्जांपल दे दिया, 7 रंगों में विभक्त होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है ना, तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। आज देखिए, मैंने केवल हिंदी माध्यम में क्वेश्चन लिया है। अगले दिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे, अब क्योंकि देखिए टाइम, मैं अकेला पर्सन हूं, मुझे थोड़ा सा और क्लासेस मैनेज करना पड़ता है जिसकी वजह से टाइम चला जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की बाइलैंग्वेज आप लोगों को कंटेंट दे सकूं। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपकी प्रिपरेशन मैं पूरी तरीके से करवा दूंगा, घबराइएगा मत। साइंस और मैथ का टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना, किसी को कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार नोटिफिकेशन आने दो, इतनी बढ़िया तैयारी कराऊंगा कि आप लोग खुद ही कहोगे कि हाँ सर, इतना फ्री में कहीं से नहीं मिला है। ठीक है ना, चलो कह रहे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मुख्य, बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म में ही पूछ लिया, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम। कितनी बार बच्चे 3 नियम लगा के आए? गलत होता है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतया 2 नियम होते हैं। अगर मैं नाम पूछूं, पहला कि आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पे पाए जाते हैं। तो ये 2 नियम होते हैं, ये आप लोग को दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। याद रखना 5 ऑप्शन इसमें आते हैं, तो हमने 5 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन अरेंज करवाए हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा देखिए आ गया ना क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है विबग्योर। यहाँ पे देखिए हिंदी में विबग्योर लिख दिया गया है, इस तरह से जो हमने लिखवाया वो याद रखना। विबग्योर से आने वाले प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? बताओ किसकी न्यूनतम होती है तरंग दैर्ध्य? भाई ये ऐसे याद रखो, जिसकी न्यूनतम होगी उसका विचलन अधिक होगा।
तो विचलन अधिक किसका हुआ था? विचलन अधिक आपने देखा था बैगनी वाला सबसे नीचे था, बैगनी वाला, तो इसका मतलब विचलन ज्यादा हुआ तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या हो गया? बैगनी हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, उनको मैं फटाफट से डिस्कस करवा देता हूं। इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर वाइज चीजें चलेंगी। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आप लोगों की मैराथन हो गया और संभावित प्रश्न हो गया, सारी चीजों को अच्छे से करवाऊंगा। तब 1.5 2 घंटे की क्लास लगाऊंगा, ठीक है ना। अभी हम लोग आधा घंटा 35-40 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उससे रिलेटेड उसके सपोर्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगी तो 2 शब्द जरूर कमेंट में लिख के जाइएगा कैसा लग रहा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूं? तो प्लीज आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर है उनका लेवल थोड़ा और, मतलब क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा दूं। अभी शायद 10-12 होंगे, तो कोशिश करूंगा 15 से 20 क्वेश्चन लेने की। अगर आप लोग साथ देंगे तो जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट जो होता है, इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए। श्वेत प्रकाश अपने आप में मल्टीपल कलर का उदाहरण होता है, बहुरंगी प्रकाश होता है, ठीक है ना। इसके अंदर 7 तो विजिबल वाले होते हैं, ठीक है, जिसको कि बैनी, आह, पिनाला या फिर विबग्योर के माध्यम से याद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका तो करेक्ट आंसर पहला ही हो गया कि बहुरंगी प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अभी मैंने आपको डिस्कस कराया स्नेल्स लॉ क्या होता है बताइए। ये आपके होमवर्क में रहेगा, HW रहेगा। आप लोग कमेंट में लास्ट में बता देना स्नेल्स लॉ लिख करके, या लास्ट में बता देना कि इसका आंसर क्या है। साइन आई बाई साइन आर था, या साइन आई आर बटा साइन आर आई था, या साइन आर इंटू साइन आई था। आप लोग के लिए होमवर्क है, अभी बताया है, इतना तो कर सकते हो, आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अभी मैंने बताया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है, यह प्रदर्शित होता है ध्रुवीकरण के वजह से। अभी नोट पॉइंट करके मैंने कहा था ऐसी चीजें याद करना। तो जब ये ध्रुवीकरण की वजह से मतलब प्रमाणित होता है, तो इसका आंसर हो गया ध्रुवण। सिंपल सी बात हो गया, पोलराइजेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बातें मैं नोट करके कहता हूं कि इसको लिख लो और याद कर लो, उसको जरूर ध्यान देना। देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया ना, कह रहा है प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी। पहले बात, लेंस की क्षमता और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन क्या था। F = 1/p था, याद हो अगर तो, ठीक है ना। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। F बराबर आ जाएगा 1/2.5, ठीक है ना। जब आप 1 में 2.5 से भाग देते हो, डायरेक्टली भाग नहीं अगर जाता है, तो F = वैसे ये मीटर में आता है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करोगे, एक अगर ये दशमलव हटाऊं, 1 0 और लगा दो तो 1000 आ जाएगा। तो इसको आप क्या सर कर सकते हो, 100 × 10 कर सकते हो बटा 25। तो 25 चौका 100, ये 4 बार जाता है, 4 10 में 40, तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर बन जाता है। तो इसका जो फोकल लेंथ आ जाती है 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के समझाया कि याद कर लो। कह रहा है लाल रंग की बत्तियों का उपयोग आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, क्यों। मैंने बताया था ना, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश हो या लाल रंग के कलर का जो तरंग की लंबाई होती है वो अधिक होती है, ठीक है ना। तो इसमें लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आवृत्ति की वजह से नहीं किया जाता है, ऊर्जा वाहन की नहीं, उपयुक्त में से कोई ऐसा पॉसिबल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। एक से अधिक भी नहीं है। चलिए जहां पे एक से अधिक होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। आप धीरे धीरे बने रहिएगा क्लास में, आप लोगों को खुद ही सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी क्या बेहतर है, ठीक है ना। यह देखिए आपसे क्या कह रहा है कह रहा है किरण का खाली जगह परावर्तित किरण से सामान्य सतह पर मापा गया कोण परावर्तन कोण होगा। फिर परावर्तित सतह से परावर्तित किरण का खाली स्थान परावर्तित किरण से सामान्य, मतलब सामान्य सतह पर, सामान्य का मतलब नॉर्मल की बात कर दिया। अगर ये रहा परावर्तित किरण, ये होगी, ये नॉर्मल होगी, ये मापा गया कोण R, रिफ्लेक्शन एंगल परावर्तन कोण बोला जाता है इसको। सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आई होप आप लोग चीज़ों को एंजॉय जरूर किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो 2 शब्द जरूर लिख के जाइएगा और बताइएगा, और होमवर्क का आंसर भी बता के जाइएगा स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। और ये जरूर बताइएगा कि क्या अगर आपको इस वे में मैं चलाऊं, पहले हल्का सा आप लोगों को कंटेंट पे बात करूंगा शॉर्ट वे में, और उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँ। क्या अगर आप लोग ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर इस तरह के होता है, इसके अंदर ना प्रकाश इस तरह से चलता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये काम करता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। कैसी लगी वीडियो, एक ही आप लोगों के समझ लीजिए डेमो की तरह था। अच्छा फीडबैक आएगा तभी मैं कंटिन्यू रखूंगा। देखिए आप लोग का फीडबैक मैटर करता है मेरे लिए। मेरे ऊपर कोई संस्था नहीं है कि जो मुझे कहेगी कि नहीं आपको क्लास लगानी ही है। आप ही लोग मेरे मालिक हो, ठीक है ना। तो जो आप लोग का डिसीजन होगा वो मैं जरूर करूंगा। और आप में से कुछ लोग कह रहे थे यूपी टीजीटी साइंस के लिए, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, न्यू ईयर पे मैं उसके लिए भी कुछ प्लान करता हूँ। कुछ नहीं करवा पाऊंगा तो प्रैक्टिस सेशन तो जरूर लगाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग अपना प्यार बना के रखिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी चीजें लग रही हैं। और अब इस क्लास को आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बाकी अगर किसी चैप्टर में ज्यादा कंफ्यूजन है तो एनसीईआरटी सीरीज पैरेलल में चलती रहेगी, वो सारे एग्जामों के लिए टारगेटेड है, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।